हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री, दैट इज सॉल्यूशंस। ये चैप्टर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड अगर आपको मोल कंसेप्ट का जीरो भी नहीं पता तब भी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग प्रैक्टिकल। मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगी कुछ, जहां पर मुझे कुछ टर्म समझानी होंगी, ठीक है। एंड सेकेंडली, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करके जाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर सॉल्यूशंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में आपको कुछ टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये टर्म्स अगर नहीं आई तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि ए किसको बोलते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि कहीं पे लिखा होता है WA, MA, WB, MB, बट हमें समझ ही नहीं आता ये ए और बी है क्या। तो देखो, ध्यान से देखना, ये ए होता है आपका सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि ये पानी आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। किससे? ए से। नेक्स्ट हमारा होता है सल्यूट। सल्यूट का मतलब जो माइनर क्वांटिटी में होता है, जैसे कि ये नमक आपका हुआ सल्यूट, ये हुआ सॉल्वेंट। दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी, क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डब्ल्यू और एम क्या होता है, ध्यान से देखो। डब्ल्यू होता है गिवन मास, मतलब रैंडम मास। अब मैं बोलूं तो पानी का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? दैट इज 18 होता है ना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। ये तो उसका फिक्स मास हो गया, मोलर मास की मतलब तुम कहीं से भी पानी ले आओ, चाहे नाली का पानी, चाहे फिल्टर का पानी, चाहे गर्म पानी, ठंडा पानी, पहाड़ों का पानी, वो 18 ग्राम तो फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो गिवन मास क्या हुआ? गिवन मास मतलब जो मैं तुम्हें दूंगी, जैसे कि 19 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। समझो इसमें 25 ग्राम पानी है, ठीक है। इसमें 25 ग्राम पानी है, 10 ml पानी है। तो ये पानी जितना है वो कितना है आपका? गिवन मास। वो क्या है आपका? गिवन मास। लेकिन उसका फिक्स क्या है? मोलर मास। वो मोलर मास उसका फिक्स है, वो आपको कभी भी चेंज नहीं होगा। तो W गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो बोलेगा कि इतना सॉल्वेंट हमने लिया। जैसे वो अगर बोले 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो 20 ग्राम उसका क्या हुआ? गिवन मास हुआ, ठीक है। लेकिन वो मोलर मास नहीं देगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि मोलर मास मतलब फिक्स मास, और पानी का फिक्स मास मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हो गया मोलर मास। तो कहीं पर भी अगर WA लिखा हुआ है, WA, तो क्या हुआ? ये W का क्या मतलब था? गिवन मास। A का मतलब क्या था? सॉल्वेंट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। MA लिखा हुआ है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। WB लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट। WA लिखा हुआ है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे NaCl का मास कितना होता है? 58 होता है ना। तो NaCl का मास तो 58, लेकिन अगर मैं आपको समझो 3 ग्राम NaCl दे रही हूँ तो 3 ग्राम क्या हुआ? गिवन मास। पर 58 क्या हुआ? NaCl का मोलर मास। क्या हुआ? मोलर मास। तो ये सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में, ये सोल्यूट माइनर क्वांटिटी में, दोनों को अगर मैं मिला दूं क्या बन जाएगा? होमोजीनियस सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस सोल्यूशन। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? ये सोल्यूट घुल जाएगा। होमोजीनियस का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि ये लो, इसको नमक को सेपरेट करके लाओ, नहीं होगा, नहीं होगा। एक मेथड से हो सकता है, दैट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग से हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। तो समराइज अगर हम करें हर एक चीज को, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ए रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट जो बड़ी मात्रा में होता है, जैसे कि पानी, जैसे कि केरोसिन, ठीक है, जिसमें आप कुछ मिला रहे हो जो बड़ी क्वांटिटी में है। बी रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को, जो माइनर क्वांटिटी में है, छोटी क्वांटिटी में, जैसे नमक, चीनी, रसना, रोबजा। अब रोबजे को अगर हम पानी में मिलाते हैं, 2 चम्मच रोबजा मिलाते हैं, तो पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। 2 चम्मच रोबजा क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। और क्या बन जा गया? होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में, सोल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में, ये क्या बन गया आपका? होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का क्या मतलब है? आपस में मिल गए। अब मुझे नहीं पता नमक कहाँ गया और पानी कहाँ गया, दोनों आपस में मिल गए, घुल मिल गए, ठीक है। W मैंने बता दिया गिवन मास,
सॉरी हाँ, W गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, 25 ग्राम NaCl, 25 ग्राम शुगर, 25 ग्राम ग्लूकोज, ये आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये आपका गिवन मास ही रैंडम हो सकता है, बट मोलर मास क्या होगा जो फिक्स है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम फिक्स है, हाइड्रोजन का 1 फिक्स है, ठीक है, NaCl का 58 फिक्स है, तो मोलर मास क्या होगा जो आपका फिक्स होता है, क्या होता है आपका फिक्स होता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं तो किस प्रकार से हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है मास परसेंटेज। अब देखो मास परसेंटेज क्या होती है, मैं बोलूं कि आपके सोशल साइंस में 10 नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है, आपके सोशल साइंस में 10 नंबर आए 100 में से, तो कितनी परसेंटेज बनी, कितने आए आपके, 10% नंबर आए ना, 10%। क्यों, क्योंकि जितने आपके आए थे आपने उसको ऊपर रखा, 10 डिवाइडेड बाय 100, है ना, परसेंटेज निकालनी थी तो इंटू 1000। सिमिलरली इसमें भी वही है, समझो मैंने कंपोनेंट लिया, मास ऑफ द कंपोनेंट मैंने लिया समझो 20 ग्राम, 20 ग्राम मैंने लिया मास ऑफ द कंपोनेंट, लेकिन उसका टोटल मास था 60, तो 20/60 इंटू 100, 20/60 इंटू 100, तो टोटल हमेशा नीचे आएगा, जो जिसका निकालना है वो ऊपर आएगा, परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दो, ये आपका होता है मास परसेंटेज। इसमें एनसीईआरटी में 1-2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा था मोल फ्रैक्शन। अब मोल्स क्या होते हैं, देखो मोल्स क्या होते हैं ना, मोल्स होते हैं कि आपने क्या करना है, आपने गिवन मास लेना है, आपने मोलर मास लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये आपके क्या निकल जाएगा, मोल्स, क्या निकल जाएगा, मोल्स। अब मुझे मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मेरे पास इसमें देखो, इसमें 2 कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या है, इसमें अभी मैंने क्या डाला, इसमें मैंने नमक डाला और पानी है, नमक और पानी है, मेरे को नमक के मोल्स निकालने हैं, तो ऊपर क्या रखूंगी मैं, नमक के मोल्स, ऊपर क्या रखूंगी, नमक के मोल्स, टोटल में नमक प्लस पानी के मोल्स, समझ रहे हो, जिसका निकालना है नमक वो ऊपर रहेगा, टोटल नीचे रहेगा। अब दूसरे में मैंने पानी का निकालना है, तो मैं ऊपर क्या रखूंगी, पानी के मोल्स अपॉन नमक प्लस पानी के मोल्स। अब इसमें चीनी होती, सपोज इसमें चीनी होती और मुझे चीनी के निकालने, तो ऊपर क्या रखूंगी, चीनी के मोल्स डिवाइडेड बाय नमक प्लस पानी प्लस चीनी के मोल्स, टोटल मोल्स हमेशा नीचे आएंगे, जिस कंपोनेंट का निकालना है वो मोल्स ऊपर आएंगे। मोल्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है और कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, उसका मोलर मास आप निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो आप एवोगाड्रो नंबर 6.022 से डिवाइड कर देंगे अपना वो गिवन नंबर, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब देखो मोल फ्रैक्शन का समय हमेशा 1 होता है, क्यों, समझो मैंने नमक का निकाला, मैंने पानी का निकाला, दोनों को प्लस कर दिया, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन में समझो उसने आपको नमक का मोल्स दे दिए और उसने आपको बोला कि पानी के निकालो, तो आप -1 कर देना, 1 में से माइनस कर देना, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका आता है मोलैरिटी। क्या आता है, मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी मैंने सोल्यूट लिया नमक, उसके मोल्स ले लो, उसके क्या ले लो, मोल्स ले लो, उसको किस में डाल दो, सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में डाल दो, जो सोल्यूशन आपका लीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर लीटर में नहीं हुआ तो आप ऊपर को इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब ध्यान से देखो, क्या आपके घर में आपकी मम्मा की फ्रेंड आई, ठीक है, उसने आपको बोला कि बेटा, आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बेटा 1 कप जाके चाय बना दो, तो आप गए अंदर, आप फोन चला रहे थे, ठीक है, आप फोन चला रहे थे, अब आपको देखा यार मेरे को पता नहीं मैंने चीनी डाली थी कि नहीं डाली थी, आप भूल गए, आप भूल गए कि मैंने चीनी डाली थी या नहीं डाली, तो आपने सोचा कि मैंने तो नहीं डाली, मैं दोबारा डाल देती हूँ, आपने चीनी दोबारा डाल दी। अब जब आप चाय बाहर लेकर आए तो वो चाय इतनी मीठी कि आंटी कहती भाई मैं तो इतनी मीठी चाय पी नहीं सकती क्योंकि मुझे तो डायबिटीज है, मैं तो लाइट शुगर लेती हूँ। आपकी मम्मी कह रही चल अंदर चल, आपकी मम्मी आपको किचन में लेके गई, उसने कहा एक काम कर, इसमें 1 कप पानी और डाल दे या 1 कप दूध और डाल दे, इसको बड़ा कर दे, इस चाय के पतीले में जो चाय है इसको, उसका वॉल्यूम बढ़ा दे, मतलब चाय डाल दे या फिर सॉरी दूध डाल दे, पानी डाल दे, उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो चीनी जो पहले इतने से कप में थी 2 कप में आ गई, समझ रहे हो, जो पहले इतने से कप में थी चीनी वो 2 कप में आ गई, तो क्या हुआ, चीनी के मोल्स डिवाइड हो गए, चीनी के मोल्स डिवाइड हो गए,
तो बात बताओ, क्या चीनी कम हो गई पानी डालने से? अगर उस लड़की ने 4 चम्मच चीनी डाली है, आपने 4 चम्मच चीनी डाली है, तो वो रहेगी तो 4 चम्मच ही, पर अब उसका टेस्ट क्यों 4 चम्मच जैसा नहीं आ रहा? क्योंकि आपने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। कुछ ज्यादा चीनी वाले तो उसमें पानी डालकर उसको कम चीनी का करना, डाइल्यूशन करना। तो डाइल्यूशन में क्या होगा, जितने आपके पहला था यानी कि M1V2 M1V2 इज इक्वल, सॉरी M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जितना पहले मोल्स थे चीनी के उतने ही बाद में थे, ठीक है। और V1 इज इक्वल टू V2, सिर्फ क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। तो अगर आपको एक क्वेश्चन देता है, ये वैसे देता है कि आपने पहले इतने मोल्स थे, आपने डाइल्यूट करके इतना बना दिया, इतना वॉल्यूम बन गया, तो आप मुझे इनिशियल वॉल्यूम बता दो। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोलैलिटी। क्या आता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करना है, आपने सोल्यूट के मोल्स को डिसॉल्व करना है, लेकिन सोल्यूशन में नहीं, आपने उसको मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास में, सॉल्वेंट के मास में आपने उसको डिसॉल्व करना है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब पानी, उसका मास इन केजी, 100 किलो पानी, 200 किलो पानी, उसमें आपको जो है डिसॉल्व करना है। अब मोलैलिटी जो है ना, ये बेस्ट मानी जाती है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में पानी है, ठीक है, पानी है, उसको मैं बॉईल कर दूंगी तो कम हो जाएगा, ठंडा कर दूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट मास थोड़ा ना करता है। तो हमारी मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, कोई बताएगा कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? देखो, मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी में हम सिर्फ वॉल्यूम डाल रहे हैं सोल्यूशन में। मतलब क्या, हम 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन डाल रहे हैं, 1 लीटर, लेकिन मोलैरिटी में हम 1 किलो, 1 किलो सेपरेटली डाल रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे समझो, इतना आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट ने ले लिया, उससे ऊपर आपने कहा जितने भी लीटर की निशान है वहां तक डाल, लेकिन मोलैलिटी में इतना तो सोल्यूट है ही है, आप अलग से 1 किलो सॉल्वेंट डाल रहे हो। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, मोलैरिटी की। किसकी, मोलैरिटी की। मोलैलिटी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। क्या है, कम है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? अब एक बार आपने एक ग्लास में 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, 3 चम्मच चीनी डाली, 4 चम्मच चीनी डाली, 1 मिनट, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, चीनी घुलना बंद हो जाएगी, वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगी, वो घुलना बंद हो जाएगी, वो आपकी सॉल्युबिलिटी है। मैक्सिमम अमाउंट जो आपके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डल सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, देखो टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रही, रूम टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर ही है, लेकिन कितनी चीनी मैं एक ग्लास में भर सकती हूँ, एक ग्लास में डाल सकती हूँ और उसे घुला सकती हूँ, जब तक वो घुल रही है तब तक वो, अभी उसकी वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आई, जब वो घुलना बंद कर देगी उसकी सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है और अब उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म, अब उसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पे करती है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, पानी में चीनी, पानी में चीनी। अब मैंने इस ग्लास में समझो चीनी डाली, इस ग्लास में मैंने क्या डाली, चीनी डाली, ठीक है। अब चीनी घुलनी बंद हो गई, अब मम्मी कह रही कि मुझे नहीं पता, इसमें और चीनी डाल, जहां से मर्जी डाल, मतलब और चीनी डाल और घुलनी चाहिए, गैस जला दो। गैस जलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो होता है ना पानी में, जब हम हलवा बनाते हैं तो पानी में हम कितने चम्मच चीनी डाल देते हैं, फिर गैस जला देते हैं, तो वो चाशनी बन जाती है ना, वो थोड़ी थिक हो जाती है। और क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं तो चीनी घुलने लग जाती है, चीनी घुलने लग जाती है। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान से देखो, सॉलिड को डाल रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड को डाल रहे हैं लिक्विड में, तो जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा चीनी सॉल्युबल होती जाएगी। बट एक बार टेम्परेचर कम कर दिया, बंद कर दिया टेम्परेचर, वो चीनी जो घुल गई थी वो वापस हटने लग जाएगी, वो वापस जो है जो घुली हुई थी वो वापस से सेपरेट आउट होने लग जाएगी जैसे टेम्परेचर बंद करो। लेकिन प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, ये सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड इन लिक्विड में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड नहीं करता, दैट इज प्रेशर। प्रेशर इंडिपेंडेंट रहता है, प्रेशर इंडिपेंडेंट रहता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, यानी कि चीनी पानी में, नमक पानी में,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है गैस इन लिक्विड। अगर मैं गैस को मिलाऊं लिक्विड में, ठीक है, जैसे आपका परफ्यूम्स में क्या होता है, आप ऐसे शेक करो तो लिक्विड होता है, पर लगाओगे तो सॉलिड होता है, ओ सॉरी गैस होता है, लगाओगे तो गैस होता है, पर बॉटल में तो आपको ऐसे ऐसे करोगे तो लिक्विड होता है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस किस पर डिपेंड करती है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है प्रेशर पे। वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन ये डिपेंड करती है, ठीक है। क्या डिपेंड करती है? कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। ये आपका आता है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर से। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनो। आप गए पहाड़ों पे जहाँ प्रेशर बहुत कम है ना, एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर बहुत कम है। अब क्या हुआ, प्रेशर बहुत कम था, तो आपके साथ क्या हुआ कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन घुल ही नहीं रही, सॉल्युबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है। तो जब ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं होगी तो आपके टिश्यू तक ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो आपको क्या आएंगे, चक्कर आएंगे, उल्टियां आएंगी, है ना, आपको एनॉक्सिया होगा। क्या होगा आपको? एनॉक्सिया, ठीक है। तो एनॉक्सिया क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आपको चक्कर आने लग जाए, क्यों? क्योंकि वहां का प्रेशर कम था, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम थी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं हो पाई। तो हेनरीज लॉ इतना कहता है सिर्फ कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, जितना कम पार्शियल प्रेशर उतनी कम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू KH/XP। P इज इक्वल टू KH/XP, जहां पे KH क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। KH कहता है कि ये KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। KH कहता है मुझे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, मुझे घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। KH ये बात है। XP आपका क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन। क्या हुआ आपका? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करूं तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? वही टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, किसकी? गैस इन लिक्विड की। याद रखना, सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसका उल्टा किसमें है? गैस इन लिक्विड में। गैस इन लिक्विड में प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटेगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है KH। तो KH क्या कहता है? मुझे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, मुझे घटाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैं इनवर्सली डिपेंड करता हूँ, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। अब इसके लिमिटेशंस क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो तो हेनरीज लॉ काम नहीं करता, टेम्परेचर बहुत कम हो तो हेनरीज लॉ काम नहीं करता, और गैस भी किसी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं जानी चाहिए। मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए जो पहले टूट रहा है फिर जुड़ रहा है, नहीं। केमिकल रिएक्शन में अगर गैस अंडरगो करेगी तो हेनरीज लॉ डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। सबसे पहला सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन आती है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब कोका कोला पेप्सी की बोतलें, जिसमें कि हम जैसे ही ढक्कन हटाते तो सारी गैस उड़ जाती है ना। तो क्यों ये इतनी टाइट क्यों बंद होती है? पेप्सी की बॉटल्स कभी कभी इतनी टाइट पैक हो जाती है कि खुलती ही नहीं है। तो इसीलिए टाइट पैक होती है, ताकि देखो जितना ज्यादा टाइट पैक होगी उतना ज्यादा प्रेशर बना रहेगा, है ना। और जितना प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्युबल रहेगी। So, to increase the solubility of CO2, the bottles of soft drinks is sealed under high pressure. नेक्स्ट मैं बात करूं स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स का मतलब जो डाइवर्स, मतलब जो आपके पानी में जाते हैं, है ना। स्कूबा डाइवर्स एक तरीके की एडवेंचरस थिंग है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत अंदर तक जाते हैं पानी में, पानी के बहुत अंदर तक जाते हैं। तो पानी के अंदर तक जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर घटता है वैसे पानी में जाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ऐसी गैसेस जो कि अगर रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं थी हमारी बॉडी में, अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन सॉल्युबल है हमारी बॉडी में? नहीं सॉल्युबल, रूम टेम्परेचर पे नहीं है सॉल्युबल। लेकिन स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है, जब वो अंदर जाते हैं ना तो नाइट्रोजन भी सॉल्युबल होने लग जाती है, और जब नाइट्रोजन सॉल्युबल होने लग जाएगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगे उसमें छेद करना शुरू कर देगी, जिससे बंदे की मौत हो सकती है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेंड्स। क्या कहते हैं? बेंड्स। तो इसीलिए बेंड्स की कंडीशन से बचाने के लिए स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक्स होते हैं ना, टैंक्स, उसको उन्होंने कहा कि हीलियम से डाइल्यूट कर दो, क्योंकि हीलियम की KH वैल्यू इतनी ज्यादा है,
मैंने बताया था जितना ज्यादा KH उतनी कम सॉल्युबिलिटी। इतना ज्यादा KH उसका ज्यादा है कि वो सॉल्युबल होती ही नहीं है। तो अच्छा है ना, फिर जब नाइट्रोजन की जगह किसी और को भेजना तो हीलियम को भेज दो, एक तो इनर्ट गैस है। एंड थर्ड, मैंने आपको बता ही दिया, पहाड़ों पे जब आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर तो क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो आपको चक्कर आएंगे, आपको उल्टी आएंगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो ये बात है आपकी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, ये देखो, ये आपका सॉल्युबिलिटी, आपका हेनरीज तो इसमें आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और ये आपके कुछ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चले, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है पता है, वेपर प्रेशर होता है उड़ने की क्षमता। उड़ने की क्षमता यानी कि वो प्रेशर जो वेपर्स लगाते हैं, नाम से पता लग रहा है वेपर प्रेशर, वो प्रेशर जो वेपर्स लगाएंगे। ठीक है, अब उड़ने की क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो कोई प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का क्या मतलब है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब है कि जो कि नॉर्मल सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर है, प्योर फॉर्म में है, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा, है ना। देखो इसको ना एग्जाम्पल से समझना, समझा नहीं आता। एक बात बताओ, आप एक नॉर्मल बंदे, आपकी कोई दोस्ती नहीं है ना, आपकी कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले रहते हो, ठीक है, आपकी कोई दोस्ती नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से बाहर जाते हो, अपनी मर्जी से घर आ जाते हो, है ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब आपको बाहर घूमने जाना, बाहर चले जाओगे, जब आपको घर पे रहना, घर पे रह लोगे, तो आपकी नॉर्मल है। ठीक है, वेपर प्रेशर आपको नॉर्मल है। अब आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो कि मतलब घर ही नहीं पड़ता, जो कि मतलब आवारागर्दी करता रहता पूरा दिन, पूरा दिन वो घर से बाहर ही रहता है। और अगर आपने ऐसे दोस्त से दोस्ती कर ली, आपने ऐसे दोस्त से दोस्ती कर ली, तो आपके पाँव भी फिर घर में, आपके पाँव भी घर में नहीं टिकेंगे, आप भी पूरे दिन बाहर ही घूम। ठीक है, तो किसका इम्पैक्ट हुआ, वोलेटाइल सॉल्यूट का। देखो प्योर सॉल्वेंट था ना, तो प्रेशर नॉर्मल था, वेपर प्रेशर तो नॉर्मल था। प्योर सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट ए, पी नॉट ए, और बिंदी आती है फिर ए आता है। लेकिन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो खुद उड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँ थिनर, थिनर देखो उसको खुला रखो उड़ जाएगा। तो थिनर में अगर आपने कुछ डाल दिया, है ना, आपने क्या करा, अपने एक सॉल्वेंट में आपने पानी में थिनर डाल दिया, पानी में क्या करा, थिनर डाल दिया, तो अब जो पानी था वो जितना उड़ता था उससे ज्यादा उड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको साथी मिल गया ना उड़ने वाला। वेपर प्रेशर कितना होगा, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैं बात करूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, यानी कि आपने ऐसे बंदे से दोस्ती करी जो घर से बाहर नहीं निकलता, इंट्रोवर्ट पूरा, घर से बाहर नहीं निकलता, पूरे दिन घर में बैठे बैठे पढ़ता रहता है। अब आप उसके साथ भी, आप भी घर पे बैठे रह जाओगे, आप भी नहीं निकलोगे घर से बाहर, तो आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। वेपर प्रेशर को सिंपली देखो, बाहर घूमना। तो अगर आप अकेले हो तो आपका वेपर प्रेशर नॉर्मल है। अगर आप एक ऐसे दोस्त के साथ हो जो पूरा दिन घूमता रहता है, तो आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। लेकिन आप ऐसे दोस्त के साथ हो, ऐसे दोस्त के साथ हो जो पूरा दिन घर में ही रहता है, तो आपका वेपर प्रेशर मिनिमम। तो प्योर सॉल्वेंट देखो, इसमें प्योर 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 सॉल्वेंट है पानी, इसमें क्या है, पानी। अब ये पानी अपनी क्षमता से उड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ेगा, है ना, 100 डिग्री पे वेपर बन जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, प्योर है। मैं इसमें डाल दूं थिनर, थिनर डाल दूं, कपूर डाल दूं, तो क्या होगा, वो भी वोलेटाइल, ये भी उसकी तरह वोलेटाइल बन जाएगा, जल्दी उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम। ठीक है, मैं इसमें चीनी डाल दूं, नमक डाल दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, अब ये उड़ेगा ही नहीं, मिनिमम। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो नेक्स्ट हमारा आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो जितना है वो उतना उड़ेगा। मतलब क्या, मतलब क्या, ध्यान से सुनो। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है वोलेटाइल लिक्विड को, वो कहता है अगर आपने 1 चम्मच थिनर डाला तो नहीं उड़ेगा, 2 चम्मच डाला ज्यादा उड़ेगा, 3 चम्मच डाला और ज्यादा उड़ेगा, पूरी की पूरी बोतल डाल दी सबसे ज्यादा उड़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर, उड़ने की क्षमता किस पे डिपेंड करते, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन पे, कितना है। अब आप बात तो, आपके 5 दोस्त है तो 5 ही घूमने जाओगे ना, 15 तो नहीं जाओगे। 15 दोस्त तो 15 घूमने जाओगे, 25 दोस्त तो 25 घूमने जाओगे। तो जितना है उतना ही उड़ेगा, समझ रहे हो ना, जितना है उतना ही उड़ेगा। अब जितना घर में खाना बना है उतना ही खाओगे ना यार, ये तो नहीं है कि घर में तो इडली सांभर बना लेकिन मैं तो डोसा भी खाऊंगा, नहीं, जितना बना उतना खाओगे। तो जो जितना है वो उतना उड़ेगा। ये आपको क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ। क्या कहता है ये, राउल्ट्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो क्या बन जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। क्या बन जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड
इक्वल टू पी नॉट है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें पी ए उस कंपाउंड का वेपर प्रेशर है जो आपको निकालना है, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर है, और एक्स से हो गया आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर देखो क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा कि प्योर कितना है और सल्यूट कितना है। तो सल्यूट पर डिपेंड करता है ना, सल्यूट वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो ज्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल है तो कम होगा। ठीक है, अगर मैं पी टोटल की बात करूं तो उसका ये फॉर्मूला होता है, दैट इज पी ए, पी इज इक्वल टू पी वन ए प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स टू। ये इसका टोटल का होता है। समझो आपको एक का दे दिया, दूसरा का दे दिया, और इसका प्योर प्योर निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट हमारा होता है आइडियल और नॉन आइडियल। अब आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल बच्चे होते हैं वो जो कि सब कुछ कर लेते हैं, है ना, सब कुछ कर लेते हैं, मतलब पढ़ाई, स्पोर्ट्स, डांसिंग, गेम, एक्टिंग, एवरीथिंग। तो सिमिलरली आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करता है एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप उन्हें बोलो, जैसे वो नहीं होता, आइडियल बच्चों को डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, पढ़ाई आती है, एक्टिंग आती है, स्पोर्ट्स आता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं आती। सिमिलरली आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है एवरी कॉन्सेंट्रेशन, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम, एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा एच 0। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब क्या, 20 ml 20 ml मिलाओगे कितना, 40 ml ही बनेगा, 39 या 41 नहीं बनेगा। डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव। एग्जाम्पल इसके बड़े अच्छे होते हैं, तो एग्जाम्पल इसको कैसे याद कर सकते हो, इसके राइमिंग वर्ड्स होते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बेंजीन टोलुइन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये सब उसके क्या होते हैं, आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल। अब आते हैं नॉन आइडियल। नॉन आइडियल क्या होता है, हम अब आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आइडियल बच्चे नहीं होते वैसे आइडियल सोल्यूशन नहीं होता। नॉन आइडियल एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हर एक इंसान को सब चीज नहीं आती होगी, कोई किसी में अच्छा होगा, कोई किसी में अच्छा होगा। अब नॉन आइडियल क्या होता है, जो रॉल्स लॉ ओबे नहीं करता, मतलब करता है बट एवरी ईच रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे ओबे नहीं करता। सब कुछ हर एक कॉन्सेंट्रेशन में ओबे नहीं करेगा, 2 ग्राम पे करेगा तो 5 ग्राम पे नहीं करेगा, 3 पे करेगा तो 6 पे नहीं करेगा, दैट इज नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में क्या होता है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए कॉम्पोनेंट ये लिया, बी कॉम्पोनेंट ये लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, ए बी। क्या बन गया, ए बी। अब मैंने क्या देखा कि जो ए बी है ना, इसका जो वेपर प्रेशर है वो बी और ए के सेपरेटली से बहुत ही कम आ रहा है। मतलब अगर ए का था आपका चलो इसको उल्टा करके देखते हैं। चलो, ए का वेपर प्रेशर है समझो कि 20 और बी का था 20, लेकिन जब मैंने दोनों को मिला दिया तो वेपर प्रेशर कितना बन गया, 40। भाई साहब 40 भी नहीं, समझो 60 बन गया, 60। इतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्यों बन गया, अब देखो ध्यान से। वेपर प्रेशर का क्या मतलब है, उड़ना, उड़ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई दो इंसान, ठीक है, कोई दो कपल है या कोई दो फ्रेंड्स है, उनकी अगर मैं बात करूं, उनकी अगर मैं बात करूं तो अगर वो दोनों अलग अलग रहना पसंद करते हैं, मतलब अगर तुम्हें एक जगह उन्हें बिठा दो तो कोई इस तरफ मुंह करके बैठेगा, कोई उस तरफ मुंह करके बैठेगा, तो क्या मतलब उनकी दोस्ती क्या है, कच्ची दोस्ती है। उनकी दोस्ती कच्ची दोस्ती है, वो बैठना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग तो वो बहुत खुश थे, ए भी बहुत खुश था, बी भी बहुत खुश था, पर जब उन्होंने दोनों को एक कर दिया ए बी, तो वो उड़ रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, वो दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव डिविएशन क्यों, क्योंकि उड़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव डिविएशन। इसका एग्जांपल अल्कोहल, CCl4, CH2। इसको मैं समझाती हूँ वीक फ्रेंडशिप्स। किससे, वीक फ्रेंडशिप्स। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दो दोस्त है ना, दो दोस्त थे ए और बी, मैंने दोनों को इकट्ठे बिठा दिया। अब वो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो कह रहे हम बैठेंगे तो साथ साथ बैठेंगे, हम नहीं आ रहे। वेपर प्रेशर क्या नेगेटिव है, वेपर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहे, वो एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, उनकी दोस्ती क्या है, पक्की दोस्ती। क्या है उनकी, पक्की दोस्ती। तो पक्की दोस्ती होगी, दोस्ती पक्की होगी तो उड़ेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। ये क्या होगा आपका, नेगेटिव डिविएशन। क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन। इसका एग्जाम्पल है एसिड और एडेलिन, जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर। क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर।
नेक्स्ट हमारा आता है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स का क्या मतलब है, जो सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। अब मैं बोलूँ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डिविएशन से आ जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन मतलब उड़ रहे हैं, वेपर प्रेशर उड़ रहा है, तो मतलब कच्ची दोस्ती, वीक फ्रेंडशिप। तो अगर इनको मुझे पास बिठाना है तो मुझे मैक्सिमम बॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा आप देखो, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, सॉरी इसका लार्ज पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का क्या मतलब है, उड़ रहे हैं साथ में, नहीं रहना चाहते, पक्की कच्ची दोस्ती है, तो ये बनेगा मिनिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग। अगर मैं बोलूँ लार्ज नेगेटिव डिविएशन, लार्ज नेगेटिव डिविएशन, तब क्या मतलब दोस्ती पक्की है, क्या बनेगा मैक्सिमम बॉइलिंग। ध्यान से देखो, उल्टा करके देखो, किसी को मैक्सिमम बॉईल करना पड़ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी दोस्ती पक्की है, मजबूत दोस्ती है, तो नेगेटिव डिविएशन। किसी को थोड़ा सा बॉईल करके वो अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव डिविएशन। देखो एजियोट्रोप्स की मैं बात करूं तो मैक्सिमम बॉइलिंग के ध्यान से याद रखना है, वो दोस्त है जिनको में तुम कितनी भी, तुम चाहते हो दो दोस्त हैं, ठीक है, तुम उनमें आग लगानी है, तुम उनमें फूट पड़वानी है, तुम उन्हें अलग करना है, और उनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि वो अलग ही नहीं हो रहे, तुम्हें मैक्सिमम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कोई जिसमें जिनमें खुद ही फूट है, जो खुद ही दूसरे से बात नहीं करे, तुमने हल्की सी चिंगारी और लगा दी, तो मतलब हमेशा के लिए दोस्ती टूट। तो मिनिमम बॉइलिंग लास्ट पॉजिटिव, मैक्सिमम बॉइलिंग लास्ट नेगेटिव। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है वो अमाउंट पे करती है, नेचर पे नहीं। अब ध्यान से सुनो, समझो मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, साउथ इंडियन मूवी का मैं डायरेक्टर हूँ, एंड मुझे जो है एक क्राउड शूटिंग करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि भाई एक विलन हो, एक हीरो हो, दोनों लड़ रहे हो बीच में आके, और पूरा क्राउड उन्हें देखेगा। मैं अपने मैनेजर को कहती हूँ कि काम करो, पास वाले गांव में, पास वाले जगह पे जाओ और वहां से 200-300 बंदे उठा लो, ठीक है, 200-300 बंदे उठा लो, और बदले में उन सबको 100-200 200 रुपए, 300 रुपए दे देना, या फिर उनको कुछ खाने को दे देना, ठीक है, उनकी कुछ पार्टी दे देना। तो मेरे मैनेजर कहता ठीक है। अब वो मेरे सामने 200-300 बंदे लाके खड़ा कर देता है। अब मैं क्या को सबको क्या देखूंगी, मैं क्या को बोलूंगी अब अपना ऑडिशन दो, नहीं, क्यों भाई, मुझे तो मास चाहिए ना, मुझे क्राउड चाहिए, भीड़ भड़का चाहिए, और वो भीड़ भड़के में जैसे भी लोग हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, हीरो पर, विलन पे। बाकी जो क्राउड है, तो जोन सा मर्जी है, वो तमिल आए, वो हिंदू आए, वो सिख आए, जोन सा मर्जी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वही है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। मतलब मैंने 3 चम्मच नमक डाला, 4 चम्मच नमक डाला, 5 चम्मच नमक डाला, कैसा नमक डाला, कौन सा नमक डाला, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड करती है, आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट। ये इसमें सोल्यूट कौन सा होता है, नॉन वोलेटाइल। अब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो सोल्यूट जो ना खुद उड़ता है दूसरे को उड़ने। अब सबसे पहले मैंने सुना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला पानी में, चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर घटेगा। सबसे पहले क्या होगा, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है आपका ये एम बी, इसमें हमेशा एम बी निकालते हैं। आप देखो ध्यान से सुनो, बी मैंने बताया था, बी होता है सोल्यूट, एम मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं इसमें। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर, और पी ए क्या होगा आपको, वो वेपर प्रेशर आपको निकालना है, वो वेपर प्रेशर जो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से कम हुआ है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगी वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा, घटेगा मतलब उड़ेगा नहीं, उड़ाने के लिए क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल करो ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला भी सेम, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू के बी। के बी क्या होता है आपका कांस्टेंट, के बी क्या होता है बॉइलिंग कांस्टेंट, और डेल्टा टी बी क्या होता है टेम्परेचर, दो टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, इंटू 1000। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू एम के बी, डेल्टा के टी बी इज इक्वल टू एम के बी। नेक्स्ट है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि देखो जहां पर आपकी बहुत ठंड होती है ना, वहां लोग नमक छिड़कते हैं, नमक छिड़कते हैं से क्या होता है, आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आता है। तो जो बर्फ जो बहुत ज्यादा मतलब मोटी मोटी होती है, जो अड़ंगा बन जाती है सड़क का, वो इजिली चली जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू के एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट,
डेल्टा टी एफ यानी कि टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस इंटू 1000। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ। अभी ट्रिक देखो, एम बी इज इक्वल टू, ये याद रखना, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी ऑन डब्ल्यू ए इंटू कॉन्स्टेंट अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब मैं बोलूँ कि मुझे बॉइलिंग पॉइंट का निकाल के दो, आपके लिखोगे, आप लिखोगे डब्ल्यू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू, ये तो सेम है, इंटू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है तो कॉन्स्टेंट का आएगा के बी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपका आएगा बॉइलिंग पॉइंट है तो टी एफ, तो डेल्टा टी एफ 1000। बस ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे आप तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, साफ पानी गंदा। साफ पानी क्या होता है, गंदा होता है। साफ पानी गंदा होता है। लो कंसंट्रेशन से किसमें जाता है, हाई कंसंट्रेशन में, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका फॉर्मूला हो गया एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी आर। आर क्या होता है आपका, फॉर्मेट में बता, गैस कॉन्सेंट, टी टेम्परेचर, पाई की वैल्यू और वॉल्यूम। ये आपका क्या हो गया, ऑस्मोसिस का फॉर्मूला। ठीक है, इसी में हमारा लास्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास। हमने कहा कि मोलर मास पर डिपेंड करता है, बट अगर मुझे ये बताओ अगर मोलर मास नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो है तब तो ठीक है, बट अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब मैंने NaCl डाला लेकिन पानी में डालती हुए Na+Cl- हो गया, तो वो तो दो माना जाएगा, फिर एक थोड़ा माना जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो डिसोसिएशन होगा, यानी कि NaCl टूट रहा है Na+Cl- में। ये एसोसिएशन होगा जिसमें कि किसमें टूट रहा है, CH3 COO प्लस CH3COO माइनस प्लस H प्लस। या एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, वो सल्यूट जो जुड़ता है या टूटता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसमें आता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर कहता है कि सबसे पहले एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ले लो, ठीक है, बिफोर आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, फिर नीचे क्या आएगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब क्या, पहले कितना था समझो, Na+Cl- में आफ्टर पहले बाद में कितना हो गया, 2, तो 2 अपॉन में पहले कितना था, 1, 2 अपॉन में 1, ये आपकी होगी आई की वैल्यू। ये क्या होगी आपकी आई की वैल्यू। अब इस आई को जितने भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो भी हमने पढ़ी है, डेल्टा टी बी, टी एफ, पाई, पी नॉट ए, इसके आगे बस आई से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समझो आपकी वैल्यू आई 5 आपकी वैल्यू आई एमबी कितना है 5 ग्राम, उसमें आई आपका है 2, तो 5 इंटू 2, बस आई को मल्टीप्लाई करना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, देखो एक मूवी से समझाती हूँ। जैसे कि मूवी में हमने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जिसमें कि पहले आगे का दिखा देते हैं, है ना, पहले आगे का दिखा देते हैं, फिर जब हम देखते हैं क्या हो रहा है फिर जाके फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अच्छा पहले ये हुआ, तो पहले आफ्टर दिखाएंगे फिर बिफोर दिखाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आई की वैल्यू भी ऐसी होती है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन पहले आता है, अपॉन में एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है तो अगर अल्फा निकालना है, अल्फा क्या होता है आपका डिसोसिएशन, तो आपने फॉर्मूला लगेगा I-1 N-1, एसोसिएशन में कितना लगेगा I-1 अपॉन 1 माइनस N-1, ये आपका अल्फा डिसोसिएशन के लिए, ये आपका अल्फा एसोसिएशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि वो आपको आई दे देता है, एन दे देता है, आपसे अल्फा पूछ लेता है और आपको ये बता देता है कि ये जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, ये कभी कभी आपको अल्फा दे देगा तो आपको आई निकाल के फिर आई की वैल्यू इसमें डालनी होगी। ठीक है, तो ये आपसे घुमा फिरा के वो पूछता रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को बता, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आई विल कीप, मैं इस नोट्स का जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेपरेट सेशन लेके आऊँ फॉर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाँ इसकी एक फॉर्मूला शीट भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फॉर्मूला शीट शेयर कर दूंगी। ठीक है, आपके कम्युनिटी पे, या फिर एक उसका सेपरेट वीडियो ले आऊंगी। ठीक है, ये चैप्टर आपका इतना ही था, दैट इज, ये आपका चैप्टर है दैट इज सोल्यूशंस, ये आपका चैप्टर है सोल्यूशंस। ठीक है, ये आपको इतना ही है। ठीक है, ये आपका इतना ही है, बस आपको इस नोट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, एंड दूसरी चीज, इस नोट्स को रीड करने के बाद इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या फॉर्मूला शीट में आपको दे दूंगी, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट कर लेना। अब अगर इस चैप्टर
को अच्छे से देखने के बाद आप इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करिए। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद सारे फॉर्मूलाज को याद करिए। फॉर्मूलाज वैसे बहुत इजी हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की ट्रिक भी है। ठीक है, फॉर्मूलाज याद करिए। एंड अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन न्यूमेरिकल्स पे जरूर लेके आऊंगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि आपके क्लास 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसा एक पोर्शन भी नहीं है जो एनसीईआरटी में था और मैंने कवर नहीं किया हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हम बहुत छोटी फैमिली है ऑफ जस्ट 35 सब्सक्राइबर्स, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एंड आपकी बायोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।